गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपका थर्ड चैप्टर ज़मीन की भूख पढ़ाना शुरू किया था, स्टोरी को समझाना शुरू किया था, जिसका थोड़ा सा रिमाइंड मैं आपको कराती हूँ। कहानी क्या थी, जिसमें एक महेश्वर नाम का किसान था, ठीक है, जो बहुत संपन्न था, लेकिन फिर भी उसकी संपन्नता को देखते हुए लोग जो आसपास के पड़ोसी थे उसके बहुत जलते थे उससे। तो एक दिन एक किसान आया, परदेसी किसान, उसके यहाँ रुकता है। वो बताता है कि सतलज नदी के पास से आ रहा हूँ मैं, वहाँ पर हर किसान को जो नया भी जाकर बसता है उसको 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में दी जाती है। तो पहले तो वहाँ जाकर बस जाता है, वहाँ खूब कमाता है मेहनत करके। बाद में एक सौदागर आता है एक रात, और वो आकर बताता है कि नेतानी नदी के पास में बहुत सारी कोलों की बस्ती है, वहाँ पर जितनी ज़मीन चाहो तुम मुफ्त में खरीद सकते हो। तो वो उसको ख़रीदने के लिए उसका लालच बढ़ जाता है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करता है कि वहाँ पर जो उसका मुखिया है उसके लिए बहुत सारा सामान ले जाता है, चाय का डिब्बा और गिफ्ट वगैरह, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया चीज़ें ले जाता है और मुखिया को जाकर दे देता है, ठीक है। फिर मुखिया से कहता है कि मुझे जो है ज़मीन चाहिए, यहाँ पर ख़रीदनी है, इसलिए मैं आया हूँ। तो जो मुखिया वो कहता है ठीक है, हमारे ज़मीन की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की एक शर्त है कि एक दिन का 1000 रुपया हम उस ज़मीन का लेते हैं। तो वो कहता है ये कौन सा हिसाब है 1000 रुपये एक दिन का। उसने कहा कि ज़मीन तुम कितनी भी, जितना तुम पैदल चल करके ज़मीन को नाप लोगे उतनी ही ज़मीन तुम्हारी 1000 रुपये में पूरे दिन भर में हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें वापस लौट कर यहीं पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों, आगे इस स्टोरी को बढ़ाते हुए मैं आपको आगे इस स्टोरी के बारे में बता रही हूँ कि जब उसे ये शर्त के बारे में पता चल जाता है तो वो सोचता है कि दिन भर में बहुत सारी ज़मीन मैं घेर सकता हूँ, ठीक है। तो वो मुखिया की शर्त को मान लेता है, बात पक्की हो जाती है, और अगली सुबह वो इंतज़ार करने लगता है कि कब दिन निकले, कब वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को घेर सके। और सोचता रहता है कि मैं इतनी ज़मीन कर लूँगा इकट्ठी, उतनी ज़मीन इकट्ठी कर लूँगा, ठीक है। इसी तरीके से करते करते वो जो है सुबह हो जाती है, ठीक है। और ये भी सोचता है कि अब मैं इतनी सारी ज़मीन ले लूँगा तो मुझे बहुत सारे बैल भी चाहिएंगे, नौकर भी चाहिएंगे, ठीक है। सपने में भी उसको यही बातें बनी रहती हैं। अब सुबह सुबह वो उठता है तो अपने साथ आए हुए आदमी को जगाता है और उसे गाड़ी तैयार करने को कहता है, ठीक है। खुद वो लोगों को बुलाने जाता है। जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मुखिया भी आ जाता है, तब वो कहता है कि अब हमको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया है। क्योंकि महेश्वर नहीं चाहता था कि मैं एक भी मिनट बर्बाद करूं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन नापना चाहता था। इसलिए मुखिया ने उसे चाय पीने के लिए कहा तो उसने चाय पीने से भी मना कर दिया। मुखिया महेश्वर को लेकर टेकरी पर पहुंचा। टेकरी होता है एक ऊंची जगह, टीला, ठीक है। अपनी रोएदार टोपी को उतार कर उसने टीले पर रखते हुए कहा कि देखो भाई, ये तुम्हारा बन गया निशान। अब तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना है अपनी यात्रा को, और सूरज डूबने से पहले तुम जितनी भी ज़मीन घेर लोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। महेश्वर 1000 रुपये निकालता है, गिन करके उस टोपी पर रख देता है, और एक रुमाल में रोटियां रखता है, पानी की बोतल लेता है, फावड़ा लेता है, और धोती कसकर आस्तीन चढ़ाकर चल देता है, ठीक है। पहले तो उसकी समझ में ही नहीं आता है कि वो पूर्व दिशा में चले कि पश्चिम दिशा में चले कि ओर चले, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि चलो मैं पूर्व दिशा में ही चलता हूँ। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे कुछ ताकत सी लगती है कि हाँ मैं और तेज़ चल सकता हूँ, तो वो और तेज़ चलने लगता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे फिर भी दिखाई देता है कि हाँ भाई, जो ऊंची जगह थी टेकरी, उस पर आदमी खड़े हुए हैं, धूप साफ दिखाई दे रही है। अब क्योंकि दिन बढ़ता जा रहा था तो धूप में गर्मी भी आने लगी। उसे खाने की भी याद आने लगी, पर उसने खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? क्योंकि उसे लालच ये हो रहा था कि जितनी ज़्यादा ज़मीन में ले लूँगा उतना ज़्यादा मेरी वो ज़मीन हो जाएगी। टोकरी उतार करके कंधे पर रखी और अपने चलने को और तेज़ी कर दी चलने में, ठीक है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो अब जो है जो टेकरी थी, जगह थी, वो बहुत मुश्किल दिखाई दे रही थी, ठीक है। और उसके ऊपर जो आदमी थे वो कैसे लग रहे थे, जैसे चींटी की तरह हों। अब उसने सोचा कि मैं तो बहुत दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने पसीने से तरबतर हो रहा था, प्यास भी बहुत लग रही थी। उसने उसी जगह पर गड्ढा बनाया और घास का एक ढेर बना करके, मतलब एक निशान बना दिया कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ। पानी पिया, फिर बाईं ओर
मुड़ गया। पर बाईं ओर मुड़ के जब उसने देखा, अरे यहाँ तो और अच्छी उपजाऊ भूमि है, उसका लालच बढ़ गया और वो फिर चलता रहा। दोपहर हो गई, सूरज उसके सिर पर आ गया। अब वो कुछ थकने भी लगा था। उसने सोचा चल अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ एक जगह पर बैठ करके। बैठ गया, उसने रुमाल से रोटियां निकाली, वो खाई, पानी पिया, बैठा रहा, लेकिन लेटा नहीं, क्योंकि उसे क्या डर था कि अगर मैं लेट गया तो मुझे नींद आ जाएगी और नींद आ गई तो मैं ज़मीन और ज़्यादा नहीं नाप पाऊँगा। अब उसके खाना खाने से थोड़ी ताकत तो उसके शरीर में आ ही गई थी। फिर वो दोबारा से चलना शुरू कर देता है। बहुत लंबी भूमि नाप के वह बाईं ओर मुड़ने वाला था कि उसे ज़मीन का फिर एक उपजाऊ टुकड़ा दिखाई दे जाता है। वो उसे भी नाप लेता है, वहाँ भी गड्ढा खोदकर घास का ढेर लगा के निशान बना देता है। फिर मुड़ गया, टेकरी की ओर देखा, पर वो अब दिखाई नहीं दे रही थी। अब उसने सोचा कि मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, अब इस दिशा में ज़्यादा नहीं चलूँगा। ठीक है, इस तीसरी भुजा पर उसने तेज़ी से अपने कदम बढ़ाए। बड़ी कठिनाई से वो 3 किलोमीटर ही चला था कि उसे लगने लगा कि अब अगर मैं आगे चला तो सूरज डूब जाएगा, और शायद वो लगभग 15 किलोमीटर की दूर आ चुका है उस जगह से। ठीक है, अब अगर वो और ज़्यादा बढ़ा तो वो वापस नहीं लौट पाएगा। इसलिए उसने अब निश्चित किया या डिसाइड किया कि वो वापस लौटने लगेगा। ठीक है, उसने वहीं गड्ढे पर घास का ढेर बनाया और चल दिया। ठीक है, अब वो इतना थक गया कि उसे आगे चलना बहुत कठिन हो, क्योंकि 15 किलोमीटर दौड़ कर चला धूप में। वो थक गया था, उसकी जो ताकत थी वो भी थक गई थी, क्षीण हो गई थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, टांगें उठ नहीं रही थी, इतनी भारी हो गई थी। लेकिन सूरज धीरे धीरे डूबता जा रहा था। उसके पास आराम करने के लिए समय नहीं था, लेकिन फिर भी वो तेज़ चाल से आगे बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी टोकरी भी फेंक दी, टोपी भी फेंक दी, जूते भी फेंक दिए कि शायद इन चीज़ों के बोझ से मैं तेज़ नहीं चल पा रहा हूँ। ठीक है, और तेज़ चलने से उसके क्या हो गया, सांस भी फूल रही थी। अब बार बार यही सोच रहा था कि अगर मैं सूरज डूबने से पहले टेकरी पर नहीं पहुँचा तो क्या होगा, कि मेरे पैसे भी मारे जाएंगे, ज़मीन भी नहीं मिलेगी। तो वह और तेज़ दौड़ने लगा। ठीक है, और थकान के मारे उसे ऐसा भी लग रहा था कि यदि मैं तेज़ दौड़ा तो मैं गिर भी सकता हूँ और गिर के कहीं मर ना जाऊँ। फिर भी उसने दौड़ना बंद नहीं किया, क्योंकि वो किसी के सामने हार नहीं मानना चाहता था। ये नहीं मानना चाहता था कि कोई देख करके ये कहे कि देखो कितनी ज़मीन नापने की इसकी लालच था और ये अपनी शर्त को पूरा नहीं कर पाया। सूरज धीरे धीरे डूबता ही जा रहा था, लेकिन महेश्वर भी अपनी जगह के पास आ चुका था। अब उसे उस ऊंची जगह पर खड़े हुए लोग दिखाई दे रहे थे, जो उसे उत्साहित कर रहे थे कि भाई जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, अभी धूप है। ठीक है, क्योंकि उन्हें तो सूरज दिखाई दे रहा था, ऊंचाई पे थे। मुखिया को भी दिखाई दे रहा था, पर उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो ये सोच रहा था कि सूर्य धरती के नीचे धंस चुका है। ठीक है, और वो उसने मान लिया कि अब मैं जब तक टेकरी पे पहुंचूंगा तब तक अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, उसके मुंह से एक चीख निकली कि उसने इतनी मेहनत की और सब बेकार हो गई। ठीक है, जो ऊंची जगह पर खड़े हुए लोग थे वो अब भी चिल्ला रहे थे कि आजा, अभी सूरज दिखाई दे रहा है। ठीक है, महेश्वर ने देखा कि टेकरी पर अभी धूप है, मतलब उसे ये थोड़ी आशा हुई कि हाँ अभी धूप है, मैं पहुंच सकता हूँ। उसने पूरी ताकत अपनी लगाई और लंबी सांस खींचकर वो टेकरी की ओर दौड़ा। वो टेकरी पर तो पहुंच गया, लेकिन टेकरी पर जाकर वो गिर गया। उसके मुंह से बहुत ज़ोर से चीख निकली। क्यों निकली? क्योंकि टेकरी पर पहुंचने पर ही गिर करके उसने दम तोड़ दिया था, उसकी सांसें ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, मुखिया ने कहा कि देखो भाई इसने कितनी ज़मीन ले डाली, जाके नापो। महेश्वर का नौकर दौड़ के आया, उसने उसको उठाना चाहा, लेकिन उसके मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था, मतलब इतना लालच उसका बढ़ गया था कि उसने अपना भी ध्यान नहीं किया। मुखिया के आदमी जो थे वो बहुत दुखी हुए और कुछ महेश्वर पर हंस भी रहे थे। नौकर ने महेश्वर के लिए वहीं पर कब्र खोदी और उसमें उसे दफना दिया। तो क्या पता लगा इस कहानी से बच्चों? ये पता लगा कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच से क्या होता है, हम अंत में मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। जिस तरह महेश्वर ने ये सोचा था कि मैं अधिक से अधिक ज़मीन नाप लूँगा और बहुत ज़्यादा रईस बन जाऊँगा, बहुत बड़ा किसान बन जाऊँगा, लेकिन अंत में उसको केवल कितनी ज़मीन मिली? मात्र 2 मीटर ज़मीन ही उसको प्राप्त हुई। यानी कि उसके शरीर के लिए कितना ज़मीन की आवश्यक रह गई? केवल 2 मीटर ज़मीन ही रह गई थी। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी को दोबारा से पढ़ोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर और रिक्त स्थान और शब्दार्थ वगैरह कराऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।